वेलकम बैक टू जोहार मैम प्लेटफॉर्म। आप सभी का स्वागत है जोहार मैम प्लेटफॉर्म पर। डियर ऑल, कॉमर्स मैनेजमेंट बिजनेस के बहुत सारे एस्पेक्ट आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे। टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। आपको हैरानी होगी कि सिर्फ मैनेजमेंट वाले या कॉमर्स वाले इस टॉपिक को नहीं पढ़ते हैं। इवन लर्निंग जो है वो बीएड का भी पार्ट है। तो जो बच्चे बीएड की डिग्री ले रहे हैं, आप लर्निंग को यहाँ से भी समझ सकते हैं। लर्निंग को हिंदी में हम कहेंगे अधिगम या सीखना। सीखना जो है ये सब हम बचपन से सुनते आ रहे हैं और उसी के कारण शायद हम सीख भी रहे हैं। जरूरी नहीं है कि कोई इंसान स्कूल जाकर कॉलेज जाकर ही सीखे। कई बार इंसान अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से भी सीखता है। पुराने उसके साथ जो भी हादसे होते हैं, कोई इवेंट हुआ, कोई घटना घटी, उससे भी वो सीख हासिल करते और कहते हैं कि लर्निंग फ्रॉम पास्ट मिस्टेक। ये जो हम वर्ड बोलते हैं, ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने ज़िंदगी में अपने साथ कुछ हादसा हुआ, कुछ घटना घट गई तो ही सीखे हैं। पर हर इंसान को अपनी गलतियों से सीख लेना चाहिए। और जब आप गलतियों से सीख लेते हैं, सबक लेते हैं, तो फिर बहुत कम चांसेस होते हैं कि आप गलतियों को दोहराएं। लेकिन हम इंसान हैं, गलतियां होती रहती हैं। कई बार गलतियों का रिपीटिशन भी होता है। जैसे एक इंडिविजुअल अपनी माँ के पेट में गया, गर्भ में गया, तब से वो सीख ही रहा है, उसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन को भी आज के समय में सीखने की ज़रूरत है। इसीलिए कॉन्सेप्ट आ गया लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। पीटर सेंज, जो कि अमेरिकन सिस्टम साइंटिस्ट हैं, उन्होंने लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन कंसेप्ट को पॉपुलर किया और उन्होंने एक बुक को लिखा। और जिस बुक के वो ऑथर रहे वो बहुत फेमस बुक है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन बार बार आता है। द फिफ्थ डिसिप्लिन, द आर्ट एंड प्रैक्टिस ऑफ लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन के ऑथर कौन है? मैंने आपको बताया, पीटर सेंज। उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन के लर्निंग की बात की। इंडिविजुअल लर्निंग तो हम सभी कर रहे हैं। कभी हम बुक से सीख रहे हैं, कभी हमें टीचर मिल जा रहे हैं, मेंटोर मिल जा रहे हैं, प्रॉपर गाइडेंस हमको मिल जा रही है, काउंसलिंग हो जा रहा है, ट्रेनिंग मिल जा रही है। इवन आप वर्कर हैं, एम्प्लॉय हैं, तो आपके लिए बहुत सारे ट्रेनिंग और डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए जाते हैं आपके कंपनी के द्वारा, आपके इंडस्ट्री के द्वारा। ट्रेनिंग भी दो तरीके का, एक ऑन द जॉब भी कर रहे हैं, ट्रेनिंग भी हो रही है। दूसरी बात है डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो मैंने आपको एक वीडियो सेपरेटली बना दिया है कि ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में अंतर होता है। जनरली जो भी वर्कर मैनेजरियल पोजीशन पे नहीं होते हैं, जो मिडिल या लोअर के पार्ट होते हैं, स्पेशली मैं कहूँगी कि लोअर लेवल के होते हैं, जो ब्लू कॉलर जॉब परफॉर्म कर रहे होते हैं, जैसे क्लर्क हो, फॉरमैन हो, ये सारे लोग, इनको ट्रेनिंग प्रोग्राम में भेजा जाता है। लेकिन जो मैनेजरियल पोजीशन में हैं, जो इंटेलेक्चुअल पर्सन हैं, जिनके काम में उनकी मेंटल एबिलिटी की ज़रूरत पड़ती है, वो ब्लू कॉलर नहीं, वाइट कॉलर वर्कर कहलाते हैं। उनको हम डेवलपमेंट प्रोग्राम देते हैं। और जो लोग ट्रेनिंग लेते हैं, जनरली ट्रेनिंग मशीनरी से रिलेटेड हो सकता है, लेकिन डेवलपमेंट प्रोग्राम में यहाँ पर किसी इंडिविजुअल के पूरे सेल्फ डेवलपमेंट की बात होती है। और इतना ही नहीं है, उसमें ऑर्गेनाइजेशन के भी गोल मिले होते हैं, शामिल होते हैं। पीटर सेंज, जिन्होंने लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन कंसेप्ट को हमारे लिए लाया है, उनकी बुक जो है फिफ्थ डिसिप्लिन, उसमें ऐसे 5 डिसिप्लिन है, 5 टॉपिक हैं जो उस बुक में शामिल हैं। और उसको अगर हम लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन पढ़ रहे हैं और नहीं पढ़ पा रहे हैं इस फिफ्थ डिसिप्लिन को, तो फिर ये बहुत नाइंसाफ़ी की बात है। लर्निंग
एक वन टाइम प्रोसेस, वन टाइम टास्क, वन टाइम वर्क नहीं है, रादर इट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। लर्निंग यूनिवर्सल प्रोसेस है। हर जीव, सिर्फ इंसान नहीं, जानवर भी सीखते हैं। इतना ही नहीं है, प्लांट भी सीखते हैं। और इतना ही नहीं, आपकी बातों का असर पेड़ पौधे पर भी होता है। ये कोई अलग बात नहीं हुई कि आपके साथ आपका पेट रह रहा है और वो आपकी एक्टिविटी को देखकर खुद भी वैसा करने लग जा रहा है। पर सीखना सिर्फ टेम्पररी चेंज लाता है, ये जरूरी नहीं है। स्टीफन रॉबिन्स ने कहा कि लर्निंग जो है वो रिलेटिवली परमानेंट चेंज है। वो आपके पूरे पर्सनालिटी को, आपके पूरे बिहेवियर को मॉडिफाई करता है, कोडिफाई करता है, बदल के रख देता है। तो सीखने की कोई उम्र नहीं है, ये बात हम सभी के घर में कही जाती है और जायज़ भी है। लेकिन एक एज के बाद जब आप चीज़ों को सीखते हैं तो वो आपका मेमोरी जो है उसको ले नहीं पाता, आप रिकॉल नहीं कर पाते, आपका रिटेंशन पावर उतना स्ट्रांग नहीं रह जाता है। लेकिन फिर भी आप सोसाइटी में ऐसे कई एग्जाम्पल्स देखते होंगे। मिसाल के तौर पर कुछ लोग बूढ़े हो जाते हैं, फिर भी वो पढ़ाई जारी रखते हैं। फिर हम कहते हैं कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। आज भी कई ऐसे लोग हैं जो वेल सेटल्ड हैं, वो अपने फील्ड में नाम कमा रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं आई एम स्टिल लर्निंग। लर्निंग हमें कहीं से भी हो सकता है, लेकिन लर्निंग का जो असर है वो हमारे पर्सनालिटी पर दिखना चाहिए। तो जैसे ही इंडिविजुअल सीखता है उसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन भी सीखता है। आपको स्लाइड नंबर 1 में नज़र आ रहे होंगे रजनीकांत। इनकी और ऐश्वर्या राय की एक बड़ी फेमस फिल्म रही रोबोट, जहाँ चिट्टी जो है वो एक रोबोट रहता है और वो जो रोबोट रहता है वो बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। वो रोबो जो है वो करता ये है कि उसको कुछ भी काम दिया जाए वो फटाफट चीज़ों को कर देता है। हम सभी चिट्टी तो नहीं हैं, लेकिन आज के कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में जहाँ कट थ्रोट कंपटीशन है, विद इन अ सेकेंड कंपनियां बन जा रही हैं, डूब जा रही हैं। इंडिविजुअल की तरह ऑर्गेनाइजेशन को भी सीखने की, पढ़ने की ज़रूरत है। और यहाँ ऑर्गेनाइजेशन के सीखने का मतलब उसके एम्प्लॉय वर्कर को ऐसा नहीं है कि कोई टास्क मिल रहा है, ट्रेनिंग कर ली, 1 महीना हो गया, फिर बैठ जाना है। ऐसे काम नहीं चलेगा। उस प्रोसेस को बार बार रिपीट मोड में करना होगा ताकि हम चीज़ों को भूले नहीं, वो याद होता रहे। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी स्किल को सीख रहे हैं, अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं रहती है तो आप उसको भूल जाते हैं। और जब आप उसको भूल जाते हैं तो ऐसी बात नहीं है कि लोग कहेंगे कि अरे इसने तो कुछ सीखा ही नहीं। आपको फिर से अपने ज्ञान को पॉलिश करनी पड़ती है, चीज़ों को याद करना पड़ता है। ऑर्गेनाइजेशन को आज के डायनेमिक बिजनेस एनवायरनमेंट में इस्टेब्लिश्ड रहने के लिए, एग्जिस्ट करने के लिए सीखने की ज़रूरत है। ध्यान से सुनेंगे अभी जो कहूँगी। आज करंट पोजीशन ये है हमारे देश में कि जो मार्केटिंग का टास्क है, जो फाइनेंस की एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है, जो एचआर का टास्क है, वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया है और अब ये बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी हो गया है। पहले जिन काम को हम मैनुअली करते थे, आप देखेंगे कि जैसे ही टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हुई, चेंजेस से वर्कर रेजिस्ट करने लगे, भागने लगे। उनके मन में बहुत सारी इनसिक्योरिटी आ गई कि हम कैसे इसमें रह पाएंगे। ऐसा ना हो कि मशीनरी जो है हमारे वर्क को लेते जाए, हमारा ऐसा ना हो सैलरी जो हमें वेज मिल रहा है, जो हम काम करें उसके बदले कंपनसेशन, रेम्युनरेशन मिल रहा है, वो ही खत्म हो जाए। तो ये सभी इनसिक्योरिटी को
समाप्त करने के लिए, ख़त्म करने के लिए, चेंज तक पहुंचने के लिए, चेंज को एडेप्ट करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन को लर्निंग के सहारे बढ़ना ही होगा। कुछ लोग होते हैं सुन के सीख जाते हैं, आप उनको कुछ बात कहिएगा ना, उनको ना पेन पेपर की ज़रूरत है, ना वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की कहते हैं, सोचते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो मानते हैं कि लर्निंग बाय डूइंग, हम तभी सीखेंगे जब हम किसी चीज़ को करके देख लेते हैं। हो सकता है जो एक्सपीरियंस मेरे साथ बुरा हो वो ज़रूरी नहीं हो कि आपके साथ भी गलत हो या बुरा हो। ऑर्गेनाइजेशन की लर्निंग बहुत ज़रूरी हो गई है। ऑर्गेनाइजेशन जो कि सिर्फ एक डिपार्टमेंट से नहीं चल रहा है, यहाँ बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, इन सभी जो कि एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, ये सिस्टम है, इसको एक साथ चलने के लिए ज़रूरी होता है। तो अब जो ऑर्गेनाइजेशन है वो जिस वर्क कल्चर को देख रही है, जिस चेंजिंग सिनेरियो को देख रही है, वहाँ पर अगर ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर लर्निंग के प्रोसेस में इंडल्ज नहीं रहें, इन्वॉल्व नहीं रहें, तो जो हमारा वर्क स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स हो गया है, बहुत इंटेलेक्चुअल हो गया है, जहाँ कंपटीशन अपने अटमोस्ट पर है, हाईएस्ट पीक पर है, वहाँ पर हम टिक नहीं पाएंगे। जैसे पढ़ने के लिए कहा ही गया है एजुकेशन के लिए कि ये कभी ख़त्म होने वाला प्रोसेस नहीं है, पढ़ते रहो, सीखते रहो, हम उसको ख़त्म नहीं कर सकते। तो जब तक आपकी ज़िंदगी है आपका लर्निंग प्रोसेस चलता ही रहता है, कभी गुड एक्सपीरियंसेस से, कभी बैड एक्सपीरियंसेस से, कभी एडुकेटर के थ्रू, कभी टीचर के थ्रू, कभी कोई भी सिखा के चला जाता है। जैसे कई बार कोई बड़ा हादसा हमको, इवेंट हमको नहीं सिखाता, लेकिन एक छोटी सी सीख जो है, एक छोटा सा लेसन, एक छोटी सी टक्कर, वो हमें बहुत कुछ सिखा देती है। हम सभी को आज ये समझने की ज़रूरत है कि लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन का अंत क्या है, क्यों सीखा जा रहा है। तो देखिए, हम सीख इसलिए रहे हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशन में जो चेंज आ रही है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो, वर्किंग कंडीशन से, वर्किंग सिनेरियो से, जॉब रिलेटेड कुछ भी बदलाव हो, हम उसको सबको एडेप्ट कर पाएँ, हम विरोध कम करें, क्योंकि बदलाव की ज़रूरत हम सबको है। परिवर्तन ही संसार का नियम है। एक बात और, अगर आप लर्निंग के प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं तो क्या हम सभी चिट्टी हैं? ये जो रोबोट है ऐश्वर्या राय के फिल्म में रजनीकांत, वो तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कर रहा है। हम जिस काम को कर रहे हैं उसमें अगर हम ढंग से अपनी ओर से कुछ मोटिवेशन नहीं लगाएं, इंटरेस्ट नहीं लगाएं, तो क्या लर्निंग होगा? तो लर्निंग का प्रोसेस लर्नर के एटीट्यूड पर डिपेंड करता है। अगर आप किसी बच्चे को आप पढ़ा रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ, कुछ समझा रही हूँ, आप ही नहीं चाहते हैं पढ़ना या सुनना, तो मैं आपको जितना भी सिखा लूँ, तो मैं जो आपको सिखा रही हूँ, मैं जो आपको समझा रही हूँ, अगर आप खुद सेल्फ मोटिवेटेड हैं तो आपको ये अच्छा लगेगा। उसी तरीके से अगर हर एम्प्लॉय सेल्फ मोटिवेटेड होते ही, यहाँ पे मैनेजमेंट की थ्योरी है, मैं बार बार कहती हूँ, हर वर्कर अगर थ्योरी वाई वाले वर्कर हुए जो कि पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट स्टाइल को फॉलो करते हैं, हर काम को एंजॉय करते हैं, रेस्ट और प्ले की तरह ट्रीट करते हैं, तब तो मज़ा ही आ जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ना सभी एक बराबर मोटिवेटेड है, ना ही सभी की सोच एक जैसी है, ना सभी चेंज को एक जैसा लेंगे। तो हम यहाँ ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर यहाँ सीखेंगे क्या? ये सीख इसलिए रहे हैं कि इसका अंतिम जो एंड रिजल्ट है वो है ऑर्गेनाइजेशनल चेंज, चेंज मैनेजमेंट।
हम चेंज को मैनेज कर पाएं, इसलिए ऑर्गेनाइजेशन सीख रही है। मैंने आपको टॉपिक पढ़ा दिया है, ऑर्गेनाइजेशनल चेंज, रेसिस्टेंस टू चेंज। अब ऑर्गेनाइजेशन में चेंज आता है तो फिर वो दो तरीके से नजर आता है। एक प्रोएक्टिव अप्रोच, मैनेजर्स हैं, मैनेजमेंट है, वो चेंज को प्लान करता है, एकाएक सिर पर ठीकरा नहीं फोड़ देता है, जाओ 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 सब बदल गया। एक दिन ऑफिस आए, आप देख रहे हैं कि दोस्त बदल गया, कलीग बदल गया, वो मशीन नहीं रही जिसका आपने लास्ट टाइम में पूजा किया था, विश्वकर्मा पूजा, वो मशीन बदल गई। जज्बात बदल जाते हैं, आप हैरान हो जाते हैं, आप रोने लग जाते हैं, अरे सब बदल गया। ये जो सब बदल गया, कुछ लोग तो इसे एंजॉय कर रहे हैं कि चलो अब न्यू चैलेंजिंग टास्क मिलेंगे, लेकिन कुछ लोग जो है वो डर गए हैं, घबरा गए हैं, उनके अंदर फियर ऑफ लॉस आ गया है, फियर ऑफ अननोन आ गया है, बस सुन के ही डर गए, मशीन को देखते ही बेहोश हो गए, चीखने लगे, ये क्या हो गया। तो ऑर्गेनाइजेशन में ये जो बदलाव है, अगर मैनेजमेंट और मैनेजर इस बात को मनवाना चाह रहा है कि चेंज 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 है, एवरीथिंग चेंजेस, तो इस चेंज को देखने के लिए एक तो तरीका है कि प्रोएक्टिव अप्रोच, पहले से सबको हम बात कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं कि सुनो सुनो सुनो, ढोलक बजा रहे हैं, बदलाव होगा, सब बदल जाते हैं तो हम भी बदल गए। मैनेजमेंट कह रहा है सब बदल जाते हैं तो हम भी बदल गए। बाजार में नई टेक्नोलॉजी आ गई, अभी भी तुम लोग लिखा पढ़ी कर रहे हो, अब सब चीज़ ऑटोमेटिक हो रहा है, मार्केट में एआई आ गया है। अब कंपनियां, बड़ी फेमस फेमस नामी गिरामी कंपनियां, डिलॉयट हो गया, PwC हो गया, एप्पल है, गूगल है, सभी अपने वर्कर्स को एआई के जरिए ट्रेंड कर रहे हैं ताकि काम और आसानी से हो जाए। लेकिन हम डर के बैठे हुए हैं कि नहीं, एआई आएगा तो वही जान का दुश्मन है, जान ले जाएगा, मतलब नौकरी ले जाएगा। नौकरी ही ना जान है। दूसरी बात ये है कि अगर आप, मैंने आपको बताया था कि लर्निंग जो चैप्टर है, ये बीएड वाले का भी टॉपिक होता है। लर्निंग की बेसिकली 2-3 टाइप होती है, आपने नाम नहीं सुना है तो मैं बहुत ब्रीफ में यहाँ एक छोटा सा समरी बता रही हूँ, अलग से मैं एक दिन पढ़ा दूंगी, लेकिन आपका काम निकल जाएगा। सिंगल लूप लर्निंग, डबल लूप लर्निंग और ट्रिपल लूप लर्निंग। देखिए, सिंगल लूप लर्निंग बात करता है प्रॉब्लम का ऑर्गेनाइजेशन में। चलिए, ऑर्गेनाइजेशन में आपको मालूम है बहुत तरीके की दिक्कतें हैं, चेंज का आना भी तो एक दिक्कत ही है ना भाई। एम्प्लॉय भी फेस करेगा, एम्प्लॉयर भी फेस करेगा। आपको क्या लग रहा है कि सिर्फ एम्प्लॉय को ही रोना आ रहा है? एम्प्लॉयर को भी, बेचारे को भी गुस्सा आ रहा है कि मेरा जो वर्कर है पहले हमको सलाम ठोकता था, सलाम भेजता था, अब वो हमको सलाम नहीं करेगा क्योंकि मैंने उसको बता दिया है टेक्नोलॉजी आ रही है। तो ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी मिलता है। लेकिन लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन कहता है सिंगल लूप लर्निंग की बात नहीं। लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन चीख चीख कर डबल लूप लर्निंग को प्रमोट कर रहा है कि प्रॉब्लम तो है भाई, 1000 प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन भी हमको ढूंढना है, लेकिन कारण भी पता करना है। क्यों प्रॉब्लम आया, क्यों अच्छे मार्क्स नहीं आए? घूम रहे होंगे, पढ़ नहीं रहे होंगे, मन नहीं लग रहा होगा, ब्रेकअप हो गया होगा, पैचअप हो गया होगा, कुछ भी हो गया होगा घटना। तो कॉज को पता करना और फिर चेंज का आना, ये है डबल लूप लर्निंग। मुझे लगता है कि बड़ा मैं मज़ेदार बता रही हूँ, आपको ध्यान देंगे।
मालूम तो हो गया पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, क्यों मार्क्स कम आए, प्रॉब्लम क्यों आया, मारपीट क्यों हुई मेरे साथ, मार्क्स अच्छे नहीं आए। फिर हमने कॉज को आइडेंटिफाई किया, क्या कारण रहा, तो लगा कि दोस्त पर ज़्यादा ध्यान दे दिए थे, जब पढ़ना था तब घूम रहे थे। फिर लगा कि भाई कितनी गालियां सुनेंगे, खुद को बदल डालते हैं। ये तो एक बच्चा कह रहा है, एम्प्लॉय नहीं मानते हैं। और फिर जब आप अपनी डेली रूटीन में चेंज लाते हैं तो कॉज मालूम करना, फिर खुद को चेंज के प्रोसेस में ढालना, लग जाना, ये है डबल लूप लर्निंग। जैसे टीचिंग का 3 लेवल होता है। पहला मेमोरी लेवल, जहाँ छोटा बच्चा है, टीचर उसको रटवा रहे हैं, बोलो क ख, बच्चा भी रट रहा है, बच्चा को बुद्धि नहीं है कि नोट्स बनता है, ये बनता है, बच्चे को बस याद करवाना है, बुद्धि ही नहीं है, हम सोचने समझने की क्षमता नहीं है। फिर एक लेवल आता है अंडरस्टैंडिंग लेवल। ये वही सेकंड स्टेप है जहां आपके अंदर समझदारी आनी चाहिए कि हमको बदलना है, हमको सीखना है, हमको लर्निंग में शामिल होना है। हम अभी भागेंगे तो फिर हमको भगाया जाएगा। और अंतिम लेवल ऑफ टीचिंग होता है रिफ्लेक्टिव लेवल। ये वो लोग हो गए पीएचडी वाले, महाविद्वान। अब आपको पढ़ना नहीं है, अब आपको सोचना है, रिसर्च करना है। लेकिन अंडरस्टैंडिंग लेवल वाले में पीजी तक के सभी लोग हैं, समझदार तो हम हो जाते हैं। ग्रेजुएशन वाले भी है, समझदार तो हो जाते हैं। 20, 21, 22 साल हो गया, लोगों को इसी एज में शादी हो जाती है। समझदार है तभी तो शादी हो रही है। ये है डबल लूप लर्निंग। अगर ऑर्गेनाइजेशन प्रोएक्टिव चेंज कर रही है, मतलब प्लान्ड चेंज कर रही है, समझा बुझा कर इंजेक्शन लगा रही है चेंज का, तब तो अच्छी बात है। लेकिन अगर रिएक्टिव चेंज है, मतलब अचानक से कुछ भी नया कर दिया गया, बच्चे पढ़ किसी और से रहे थे और अचानक से टीचर बदल गया, क्लासरूम बदल गया, तो बच्चे रेसिस्ट करेंगे बदलाव को, वो नहीं जाएंगे कॉलेज, या वो ओवर रिएक्ट करेंगे, सेंसिटिव हो जाएंगे। अगर एम्प्लॉय जिस जगह पर काम कर रहा है उसका वर्किंग सिनेरियो पैटर्न बदलता है तो फिर वो शांत बैठेगा क्या? वो बच्चा है क्या? तो डबल लूप लर्निंग क्रिस एग्रिस के कंसेप्ट है, उनके साथियों ने मिलकर इस बात पर ध्यान दिलवाया है। तो डबल लूप लर्निंग ये बात करती है कि सीखो, सीखने के लिए जरूरी है, सीखना ही एक निदान है। और तुम सीखोगे तो ये जो मार्केट में इनोवेशन आ रहा है ना, अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अभी बच्चा आया है, अभी इसके पापा आएंगे, इनके चाचा और ताऊ आएंगे, कैसे झेलोगे इसको? मार्केट में क्रिएटिविटी चल रही है, स्मार्ट वर्क वाले लोग आ गए हैं, हार्ड वर्क का पीछे रह गया। और अगर तुम लोग प्रोएक्टिव चेंज की ओर नहीं चलते हो, पहले से तैयारी कर लो, अब युद्ध होगा। नहीं तो फिर अभी नहीं सुधरोगे तो कभी नहीं सुधरोगे। चेतावनी तो मिल रही है भाई, रोज न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो। अपने कंपनी को छोड़ के दूसरे कंपनी के दोस्तों से बात करे तो वो तो कह रहा है कि तुम लोग अभी भी इसी में फंसे हो, हम लोग तो आगे बढ़ गए। और कुछ तो ऐसे भी बोलते हैं, भैया जानते हैं एआई आ गया है। ये है लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। जो सीखेगा उसके अंदर डर कम हो जाएगा। जो वर्कर नई नई चीजों को, नई टूल्स एंड टेक्निक्स को सीख रहा है, उसके अंदर जॉब जाने का खतरा रहेगा क्या? कोई इनसिक्योरिटी रहेगा क्या? अगर आपका पार्टनर समझदार है, 2 लोग रिलेशन में हैं,
दोनों का एक दूसरे पे फेथ है, तब तो गाड़ी निकल पड़ेगी। अब एक है जो पूरा ही शक कर रहा है, इतना क्यों हंस रहे हो, तब उस रिश्ते का भविष्य कुछ बचेगा क्या? अगर मार्केट में टिकना है तो सीखना तो पड़ेगा। यही है लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। नहीं हम सीखेंगे तो हम चेंज के प्रति भारी विरोध करेंगे। और ये पढ़ रहे हैं तब ऑर्गेनाइजेशन में होता है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन और बुरा है, लर्निंग बाय डूइंग ना, ये और खतरनाक है, मारे जाओगे। और इसमें वही मारे जाएंगे जो भाग रहे हैं, और जो भाग रहे हैं उनको हर जगह से भगाया जाएगा, याद रखिएगा। तो हम सीखेंगे जब, आप एक बात बताइए, एकदम छोटूपन से आप सुन रहे होंगे, बच्चों होंगे तब से सुन रहे होंगे कि जो ज्ञानी होते हैं, जो फलदार पेड़ होता है वो झुका होता है, ज्ञानी लोग बड़े हम्बल होते हैं। आप जो एम्प्लॉय जो काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, नौकर बने हुए हैं, आप अगर सीख रहे हैं तो फिर आप चेंज से डरेंगे नहीं। आप कहेंगे आओ दो दो हाथ हो जाए, आप कहेंगे सामने आओ भाई, जंग मैदान में होगा, बंद कमरे में नहीं बातें होंगी, आओ सामने। ये है ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग। डबल लूप लर्निंग ये बात करता है कि बदलाव को स्वीकारो, खुद को बदलो, दुनिया बदल जाएगी। खुद को भी बदलो, और जो बदलाव आ रहा है पहले उसको एक्सेप्ट करो। और एक्सेप्ट तभी ना होगा जब हम किसी चीज़ का विरोध नहीं करेंगे। पूरे के पूरे आपके ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट, चेंज मैनेजमेंट में आपको रेडी किया जा रहा है कि सामने जो खतरा आ रहा है, खतरा यूँ इसलिए कह रही हूँ क्योंकि चेंज का मतलब सबको लगता है लॉस, कुछ नहीं बचेगा, सामने वाला बहुत बुरा है, आ ही रहा है तो नौकरी खा जाएगा। बहू ही मनहूस है, जैसे ही बहू ससुराल आई, नई मशीन आ गई, मतलब ऑफिस में सारे वर्कर मरने लग गए, तब क्या कहा जाएगा कि बहू का पैर शुभ नहीं था, एकदम मनहूस किस्म की बहू थी। वो जो टेक्नोलॉजी आया, जो हम लोग पहले हाथ से लिखते पढ़ते थे, कितना मस्त था, बात भी कर लेते थे घर की, अब तो पूरा टाइपिंग चल रहा है। तो ये जो ऑटोमेटिक प्रोसेस में हम जा रहे हैं मैनुअल से, ये तो हार्ड होगा ना। अब आप सोचिए ना कि जब बिजनेस में, कंपनी में, इंडस्ट्री में कंप्यूटराइजेशन हुआ होगा, क्या विरोध हुआ होगा। आज भी जब बात हो जाती है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, कई ऐसे पुराने, खास करके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में तो ये चलता ही है कि लिखा पढ़ी करके साइन कर दिए, कोई किसी के बदले साइन करके भाग जा रहा है। लेकिन बायोमेट्रिक आ गया तो जितने स्टाफ है वो काला बिल्ला लगा लिए, काला एक रिबन होता है, विरोध कर रहे हैं, हम नहीं देंगे ऐसे हाजिरी। क्यों? इसलिए नहीं देंगे क्योंकि हम लर्निंग के स्टेज से गुजर नहीं रहे हैं, हमको चेंज नहीं मांगता है, मेरा कंफर्ट जोन हमको मांगता है, हम उसी में खुश हैं। चेंज से लोगों को लगता है कि बर्डन आएगा, एम्प्लॉय डर जाते हैं कि पहले 4 घंटा काम कर रहे थे, अब मशीन पे अलग से 2 घंटा और 6 घंटा यहीं रह जाते हैं, छोड़ो वाइफ से तलाक कर लेते हैं, तुम ही लोग के साथ यहीं रह जाते हैं, ऐसे कहते हैं एम्प्लॉय। प्रैक्टिकल बातें बता रही हूँ। तो ये चेंज ही महान आदमी है, ये चेंज, ये बदलाव ही वो कड़ी है जो लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ती है। लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन की फीचर क्या है, क्या क्या वो खासियत है, लक्षण है जिससे पता चलेगा कि ऑर्गेनाइजेशन सीख रहा है। मतलब लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन वही ऑर्गेनाइजेशन कहे जाएंगे जो रेडी टू एडेप्ट है, जो रेडी टू चेंज है, जिनके अंदर रेडीनेस है, हम तैयार है, आओ भाई, सर पे कफन बांध लिए हैं, तुम आओ, आओ सामने, जो इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हैं। अच्छा एक बात बताइए, सबसे बड़ी बात है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, एक कलीग दूसरे कलीग से बात नहीं कर रहा है, क्यों? क्योंकि ज़्यादा बात कर लेंगे तो वो भी ज्ञानी हो जाएगा, वो समझ जाएगा,
और वो जैसे ही हमसे ज़्यादा सीख लिया, मेरी बातों को सीख लिया, तो फिर हम निकाले जाएंगे। ये फियर जो है, इसी के कारण वर्कर्स जो है ना बात नहीं करते हैं, आइडियाज शेयर नहीं करते हैं। वो मालिक बन जाएगा मेरे विचारों का। अगर आप इंफॉर्मेशन को शेयर करेंगे, अच्छी अच्छी बातों को, यहाँ नहीं कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन करने लगेंगे, इधर उधर की बातें करने लगेंगे, पंचायत करने लगेंगे ना। ढंग की बातें जो ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर नॉर्म को आगे लेकर जाए, ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्टिव एंड एफिशिएंट बनाए, वो उन बातों को करना है, घरेलू बातों को नहीं करना। इनोवेशन क्रिएशन, कितने परसेंट वर्कर हैं जो क्रिएटिविटी पे फोकस करते हैं? सबको तो बस नौकरी करना है ना, काम ना करना है, खाना पूर्ति करना है ना। तो लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन तभी कहलाएगी जब आप इनोवेशन, क्रिएशन, क्रिएटिविटी पर फोकस करेंगे। एम्पावरमेंट, ये बहुत बड़ी बात है। कुछ एम्प्लॉय, कुछ कलीग, कुछ वर्कर इसलिए मालिक तक नहीं जाते हैं अपनी आइडियाज़ को लेके कि उनको लगता है कि अगर ये आइडिया हम सामने लेकर गए तो सारा काम हम पे डाल दिया जाएगा, या हमको ये कहा जाएगा कि ये फेल हो गया तो तुम इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो। हम अपनी बातों को रख ही नहीं पाते हैं। आइडिया रख देंगे तो सब काम हमसे करवाया जाएगा, मेरे ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़ जाएगी। यहाँ एम्पावरमेंट का मतलब ये है, वर्कर्स अपनी बातों को, विचारों को स्पष्ट रूप से नहीं रख पा रहे हैं एम्प्लॉय जितने भी हैं एम्प्लॉयर के सामने। क्यों? कि अगर ये बिगड़ गया तो सारा दोष हम पर आ जाएगा, तो कुछ नया बोलेंगे ही नहीं, कुछ नया बता देंगे तो सब काम हमको करना पड़ जाएगा। इतना ही नहीं है, अगर आइडिया सक्सेसफुल नहीं रहा तो फिर लॉस की जिम्मेदारी मेरे सिर पर आ जाएगी। तो लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन की एक खासियत होनी चाहिए कि जितने एम्प्लॉय हैं वो खुद की अपनी आवाज़ को एम्पावर कर पाएँ, वो अपनी बातों को, अपनी आइडियाज़ को एकदम फ्रीडम के साथ शेयर कर पाएँ, बिना किसी डर के, बिना किसी दबाव के, बिना किसी स्ट्रेस के। इनकरेजिंग न्यू आइडियाज़, वही बात है। अगर आप देखेंगे अमेरिकन वर्क कल्चर को, विलियम आउची की थ्योरी जेड है, ज़रूर पढ़ेंगे। उनकी थ्योरी अमेरिकन वर्किंग स्टाइल को और जापानीज़ वर्क कल्चर को बताती है, और दोनों में क्या कमी है, क्या खामी है, क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, उस पर डिस्कशन करती है। समहाउ इंडिया का भी वर्किंग कल्चर अमेरिकन स्टाइल को फॉलो करता है, जहाँ पावर का कंसंट्रेशन टॉप लेवल के पास है। यहाँ नीचे वर्कर्स को बोलने का ये हक नहीं है, उनके अंदर ये कॉन्फिडेंस भी नहीं है। पहले ही दबा दिया जाता है कि अरे मालिक लोग तो कर लिए हैं बात, तुम्हारा कौन सुनेगा। एक वर्कर दूसरे को ही कह रहा है, छोड़िए ना, आपका मालिक क्या सोच रहा है। यहाँ है कि पावर कुछ लोगों के हाथ में है, वही डिसीजन ले लेंगे। लेकिन जापानीज वर्क कल्चर, जापानीज में लोग कंपनी को, इंडस्ट्री को बहुत कम छोड़ते हैं। उनके लिए वो परिवार है, सब अपनी अपनी राय रखते हैं। अगर हम जापान बन जाएंगे, अगर हम उनके वर्क कल्चर को देखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है, वहाँ पर जुड़ाव है, लोगों को वो घर लगता है जहाँ वो काम करते, उनका ऑफिस घर हो जाता है। और हम लोग तो हैं इंडिया वाले, ऑफिस से निकलते निकलते जा रहे हैं, बॉस की ओर प्यार से हंस रहे हैं, मन ही मन गाली भी दे रहे हैं, कल मिल, तुम मिल, कल मिलना ही है, तुम मर क्यों नहीं जाता मेरा बॉस। ऐसी ऐसी गंदी गंदी बातें करते हैं। ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि हमारे वर्क कल्चर में वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है कि लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट अपनी बातों को मिडिल तक तो रख भी देते हैं। कई बार लोग मैनेजर्स तक कुछ बातें पहुंचाते भी हैं। टॉप वाले तो बॉस हो गए ना, मालिक हो गए, वही भगवान है। उनके सामने हम कैसे बोल सकते हैं? मालिक के सामने हम आवाज़ ऊंची करेंगे कैसे? नौकरी से ना निकाले जाएंगे, ये भी डर है। लर्निंग फ्रॉम इट्स ओन मिस्टेक, सबसे बड़ी बात है, अपनी गलती से सीखेंगे। एक बार धोखा मिला तो किसी पे यकीन नहीं करेंगे।
कई लोगों की आदत हो जाती है, वो प्रोफेशनल धोखा खाने वाले बन जाते हैं। 1 धोखा, 3 धोखा, 10, 15, 16, 20 धोखा, मर भी जाएंगे धोखे में। लेकिन कुछ होते हैं कि 2-3 बार धोखा खा लेते हैं तो चतुर चालाक हो जाते हैं। फिर आपको पिस्ता बादाम खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो समझदार हो जाते हैं कि नहीं नहीं नहीं, पहले गलती कर लिए भाई, पहले रिश्ते में खूब समय दे दिए, अब नहीं, अब बुरा फंस जाएंगे। फिर आप गलतियां नहीं करते हैं। आपके पास्ट के मिस्टेक जो भी होते ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे कि सुने, पहले हम अच्छे एम्प्लॉय नहीं हुआ करते थे क्योंकि हम काम पर ध्यान नहीं देते थे, तो ना ही हमको बेस्ट एम्प्लॉय अवार्ड मिला, ना ही मेरा प्रमोशन हो रहा है, ना ही कोई अप्रेजल हो रहा है, ना कोई तारीफ हो रही, आ रहे हैं मनहूस की तरह 4 घंटा काम करके घर भाग रहे हैं। एक बात आप बताएंगे, ये भी कोई जीना होता है जहाँ काम तो किए जा रहे हैं, परिणाम नहीं हो रहा? या फिर आप भी यही सोचते हैं कि मेरे यार, मेरे दोस्त सब काम कर रहे हैं, लेकिन हम हैं कि सिर्फ नाम कर रहे हैं? तो काम करेंगे तो मन में उम्मीद भी होती है कि नाम भी होगा, लेकिन सिर्फ नाम कर रहे हैं और काम है ही नहीं, पैसा रुपया है ही नहीं, फिर वो भी दिक्कत ही है। लर्निंग थ्रू नेटवर्किंग इशूज, इवेंट, डेटा एंड पीपल। हाँ भाई, बहुत सारे फाइनेंशियल सर्वेज होते हैं, एनुअल रिपोर्ट होता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में गूगल कीजिए उनका नाम, आपको कुछ डाटा पब्लिक डोमेन में मिल जाएंगे जहां उनके फाइनेंशियल हिसाब किताब नज़र आएंगे एनुअल रिपोर्ट में। कंपनी कितने मुनाफे में है, कितने नुकसान में है, किन किन चीज़ों में डील करता है, फ्यूचर में कंपनी क्या क्या चीज़ में आगे बढ़ने वाला है, वो सारी बातें हैं डिटेल में रहती हैं। क्या उनका एनुअल टर्नओवर हुआ, उन्होंने CSR में कितना खर्च किया, उन्होंने अन्य चीज़ों पर कितना कुछ अपना इन्वेस्ट किया, बड़ी सारी बातें लिखी रहती। हाँ भाई, उस डाटा की भी तो स्टडी से बिजनेसमैन, प्रैक्टिसाइजिंग मैनेजर्स, आप जैसे, हम जैसे स्टूडेंट जो सीख रहे हैं वो सीखते हैं। इतना ही नहीं, कोई घटना होती है, कोई इवेंट होता है, मान के चलिए कुछ प्रोग्राम हुआ डिपार्टमेंटल, उसमें हम अच्छा नहीं किए, तो फिर हम उन गलतियों से सीखते हैं कि इस बार तो हो गया, अगली बार से ये सब नहीं होगा। और इंसान से बड़ा कौन हम लोगों को सिखाता है? एक इंसान ही तो है, एकदम सीखा सिखाया हुआ प्राणी है। कभी वो इतना नादान हो जाएगा कि समझ नहीं आएगा, कभी वो इतना महान हो जाएगा कि वो समझ नहीं आएगा, इसी में ज़िंदगी निकल जाती है। पर्सनल एफिकेसी ऑफ द पीपल, और एफिकेसी का मतलब ही होता है प्रभावकारिता। एक बात बताइए ना, हम सब जितने भी लोग हैं, हम सबका इन्फ्लुएंस एक दूसरे पे होता है क्या? मुझे नहीं लगता है। ऑर्गेनाइजेशन में इतने सारे वर्कर एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, क्या सभी के अंदर लीडरशिप की एबिलिटी, सीखने की क्षमता एक जैसी होती है क्या? बिल्कुल नहीं होती है। और आप देखेंगे कि कुछ लोग तो दूर से ही पता चल जाते हैं कि ये कामचोर है। थ्योरी एक्स वाले पीपल मन मार के काम कर रहे हैं, दुनिया में आए हैं तो मन मार के जिएंगे। हम लोग तो कहते हैं, आम लोग 4 दिन की ज़िंदगी होती है, वो बोलेंगे आधा दिन की ज़िंदगी है, काम कर लो। तो लर्निंग में आपका खुद का इंटरेस्ट, आपका खुद का पर्सनालिटी भी बहुत जिम्मेदार होता है कि आपको सीखना चाह भी रहे हैं कि आप थ्योरी एक्स वर्कर हैं जिसको कोई मतलब नहीं है, नौकरी जाए तो जाए, कहीं और किसी कंपनी में जीने खाने लायक कमा तो लेंगे, है एटीट्यूड। यकीन करें, पूरा का पूरा मैनेजमेंट थ्योरी ह्यूमन के साइकोलॉजी पर डिपेंड करता है। लॉन्ग टर्म इंटरपर्सनल रिलेशन थ्रू सेंसिटिविटी एंड अ सेंस ऑफ एम्पैथी। लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन की एक और खासियत है कि जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी आपके ऊपर ऑर्गेनाइजेशन HRD के थ्रू ट्रेनिंग में भेजा जा रहा है, डेवलपमेंट प्रोग्राम हो रहा है, सेमिनार हो रहा है, वर्कशॉप हो रहा है आपके लिए, आपके विकास के लिए। लेकिन आपको यह विकास विनाश लग रहा है। जब ऑर्गेनाइजेशन आपके लिए इतना कुछ कर रहा है तो आपका भी तो ऑर्गेनाइजेशन के टुवर्ड्स कमिटमेंट होना चाहिए, सोचना तो चाहिए ना भाई।
कि पैसा को पानी की तरह बहाया जाए। तो लॉन्ग टर्म अच्छे रिश्ते के लिए सीखने की ज़रूरत होती है। इसका क्या मतलब है? आपके ऊपर इन्वेस्ट किया जा रहा है इसलिए क्योंकि आप लोग एसेट हैं। ह्यूमन जो है वो रिसोर्स है, वो एसेट है। अब आप एक जगह कुछ सीख लिए, हो सकता है आप कंपनी छोड़ भी दे। कुछ कंपनी इसलिए भी वर्कर पे खर्च नहीं करती कि उनको लगता है कि अगर ये सीख लिया तो छोड़ के भाग जाएगा और अच्छी जगह पे चला जाएगा। और कुछ वर्कर भी चालाक होते, वो कहते हैं इसी बार बार हर जगह जाते हैं, एक एक साल काम कर कर के सीख सीख के निकलते जाते हैं। चालाकी की कोई सीमा है क्या? फिर भी जो लर्नर है, जो एम्प्लॉय, जो वर्कर है, उसको सेंसिटिव होना होगा। ये जो बदलाव, ये चेंज आ रहा है, हम विरोध तो करेंगे। शुरू में कोई विचार हो उसका विरोध होता है, कोई नयापन आए हम सब उसका विरोध करते हैं, ये हमारे होने का पहचान है। लेकिन हाँ, हम जिस काम में अपना वक्त लगा रहे हैं, जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो सिर्फ हमारा नहीं है। सिर्फ इंडिविजुअल गोल को पूरा करके ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा ही चलेगा। हमारा विजन भी शेयर्ड होना चाहिए। दो लोग एक साथ जुड़कर काम करते हैं, मैनेजर भी है, एम्प्लॉय भी है। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का नाता जन्म जन्म का है। ये 7 जन्म हस्बैंड वाइफ से भी बड़ा रिश्ता, याद रखेंगे। तो लॉन्ग टर्म रिश्ते को जिंदा रखने के लिए आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में लंबे समय तक टिके रहें, इतना ही नहीं, जितने भी सोर्सेस से आप जिन जिन के साथ जुड़े हैं, एम्प्लॉय के साथ, एम्प्लॉयर के साथ, एम्प्लॉय के साथ, एम्प्लॉय के साथ, ये सब रिश्ता जो है ना, ये इंटरपर्सनल रिलेशन ही है ना। दो लोग एक दूसरे से जुड़े हैं, तो जुड़े हैं तो समझना होगा कि सीखेंगे, कुछ नयापन लाएंगे, नहीं तो इस कंपटीशन में नहीं रह पाएंगे। लास्ट है म्यूचुअल प्रॉब्लम सॉल्विंग। घर का मसला हो तो घर में हम सॉल्व कर लेंगे, लेकिन हाँ, बात ऑर्गेनाइजेशन की है, जो इंडिविजुअल प्लस ग्रुप से चलता है, जहाँ सिर्फ एम्प्लॉय नहीं एम्प्लॉयर भी रहता है। दोनों मिल के बात करेंगे मुद्दे पर। एक ट्रस्ट बैठना चाहिए रिश्ते में, फेथ होना चाहिए, नहीं तो शक कर कर के ही मरेंगे। ये शक की बात मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि देखिए, दो लोग रिश्ते में आ रहे हैं, एक बड़ा शक्की है तो दूसरा आपको चैन से जीने नहीं देगा। वो जो शक्की आदमी है वो शक करता ही रहेगा, वो बार बार आपको बोलेगा बहुत हंस रहे हो, सबके साथ हंस रहे हो, बस मेरे साथ हंसो ना। होता है। इसका ये मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन में जैसे ही चेंज आ रहा है, एम्प्लॉय को शक हो जाता है कि ये एम्प्लॉयर जानबूझ के ऐसा कर रहा है, ज़्यादा काम करवाना चाहता है, पैसा तो देता नहीं है, उतना ही कम पैसा में देखो और काम लेगा। ये शक से काम नहीं चलेगा। ये जो चेंज आ रहा है ये ट्रस्ट से चलने वाला है। अगर एक दूसरे पर फेथ नहीं करते हैं तो हम चेंज के प्रोसेस में, प्लान्ड चेंज के प्रोसेस में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। फिर रिएक्टिव अप्रोच नजर आएगा, चीखेंगे, चिल्लाएंगे, बदल गया, छोड़कर भागेंगे। इतनी सारी हमारे अंदर डर है। इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन की थ्योरी में डबल लूप लर्निंग की बात होती है, जहाँ कारण तो पता करना है कि क्या गलत है, क्या दिक्कत आ रही है कंपनी ऑर्गेनाइजेशन में, लेकिन हाँ, कारण जानने के बाद बदलना पड़ेगा। हमारा पुराना पास्ट सेल्स का वॉल्यूम हमें डिक्रीज दिख रहा है तो फिर समझना पड़ेगा कि कंपटीशन है भाई, ये खेल नहीं है बच्चों का कि कुछ भी दूध भात मान लिया जाएगा। यहाँ मामला बड़ा है। और स्लाइड आपको बहुत इजीली नजर आ रहा होगा, ये जो लिखा हुआ है कॉन्ग्रीगेशन मतलब समूह होता है, ग्रुप होता है। हर इंडिविजुअल जिस तरीके से सीखता है उसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन को भी नॉलेज एक्वायर करना होगा। तो क्या पढ़ाई पढ़ना होगा ना, आसपास में जो भी बदलाव आ रहे हैं हमको उस सब पे नजर रखना होगा। अगर वक्त के साथ, क्या कहते हैं हम सभी, वक्त के साथ नहीं बदलोगे तो कुछ नहीं होगा।
जज्बाती होने से नई बात बनने वाला है। पुराना मशीन अच्छा लगता था, नया भाई नया आ गया। दरवाज़ा खोलो, पड़ोसी बदल गया है। एक इंडिविजुअल लर्निंग फिर भी आसान है। ट्रेनिंग के जरिए, स्कूल कॉलेज के जरिए, ट्यूशन टीचर रखकर, काउंसलर रखकर, गाइडेंस रख के, किन्हीं के मेंटोरशिप में आप वर्क कर रहे हैं। लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन जहां बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन नज़र आता है, भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हैं, तो ये भिन्न भिन्न प्रकार के लोग को सिखाना, उनको लर्निंग के लिए मोटिवेट करना, प्रेरित करना बड़ा हार्ड चैलेंजिंग टास्क है। क्यों सीखने की ज़रूरत है? बार बार यही सवाल। आज जो भी ऑर्गेनाइजेशन में काम हो रहा है, चाहे वो प्रोडक्शन रिलेटेड हो, मतलब मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड हो, मार्केटिंग रिलेटेड हो, अब वो इंटेलेक्चुअल हो गया है। पहले जो मार्केटिंग की फिलॉसफी हुआ करती थी, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट था, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट था, सेलिंग का कॉन्सेप्ट था, खाली बेचो। अब हॉलिस्टिक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट मार्केट में आ गया है। एवरीथिंग मैटर, क्वालिटी भी चाहिए, क्वांटिटी भी चाहिए, सब अच्छा चाहिए, नहीं तो नहीं हो पाएगा। अब आपके पास इतने टूल टेक्निक हैं कि सीखते रहिए, उम्र कम पड़ जाएगी। टेक्नोलॉजी के आने से ऐसा नहीं है कि सभी का काम जाने ही वाला है, और ये जाने वाला भी है तो उसका कारण यही है कि हम लर्निंग के प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते। हम सीखेंगे नहीं, हमें लगता है कि सीखने में वक्त जाएगा। या कई बार आप देखेंगे कुछ पुरानी जो संस्था है जहाँ कोई वर्कर 20-25 साल से काम कर रहा है, उसकी उम्र हो जाती है तो फिर वो बोलता है अरे भाई ये रिटायरमेंट के नज़दीक आ गए हैं और ये सब AI और ये सब सीखेंगे, अब मरेंगे सीधा, रिटायरमेंट का पैसा उठाएंगे और मर जाएंगे। समझने की बात है कि सीखना बदलाव के लिए जरूरी है। अब जब हम सीखेंगे तो हमें ये मालूम होगा कि आसपास की ऑर्गेनाइजेशन में जिन जिन लोगों ने, जिन जिन कंपनियों ने, जिन ऑर्गेनाइजेशन ने चेंज को स्वीकारा है, बदलाव को स्वीकारा है, उनको रिकॉग्निशन मिल रही है, वो अभी कंपटीशन में आगे जा रहे हैं। तब आपको लगेगा कि भाई टिकने के लिए तो सीखना पड़ेगा। अब बिजनेस भी बड़े कॉम्प्लेक्स नेचर का है। अब नेशनल, मल्टीनेशनल, ग्लोबलाइज्ड हो गए हैं हम। बहुत सारे तरीके हैं अब व्यापार करने के। एक समय था कि ऑफलाइन ही काम हो रहा था। अब ऑनलाइन में इतने सोर्सेस हैं कि कौन क्या करे, कैसे करे कि आगे निकले, बस आगे निकलने की जिद है, होड़ है। कल्चर में भी देखिए हमारे बड़े डिफरेंसेस है। लोगों का रहन सहन, साउथ वाले कुछ अलग है, नॉर्थ वाले अलग हैं, यूपी बिहार वालों की तो बात ही अलग है। जब कल्चर भी एक साथ, आपको वर्क फोर्स में डाइवर्सिटी दिख रही है, लोग आ रहे हैं, नई नई आइडियाज़ आ रही, इनोवेशन आ रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन का पैटर्न वही नहीं है कि सब बिहारी एक साथ रहेगा ना। हाँ भाई, बिहारी, बंगाली बिहारी सब रहेंगे साथ में। रहते रहते किसी के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर हो जाता है, बायसनेस हो जाता है, लेकिन गलत है। हर धर्म, जात, मजहब के लोग एक जगह पे काम कर रहे हैं, सबके कल्चर, नॉर्म सब डिफरेंट है। अब इनका फ़ायदा उठाना है, एक साथ आना है और सीखना है। ये बहुत बेकार बात है कि हम अपने दोस्त का, मान के चलिए मेरा दोस्त बहुत अच्छा उर्दू बोलता है और आप बहुत अच्छा भोजपुरी बोलते हैं, साथ बैठे हुए हैं तो सीख लेंगे उसकी भाषा को और उसको भी सिखा देंगे। ये है यूटिलाइजेशन, ये है सीखना कि जिनसे मिल रहे हैं कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। बड़े लोगों का भाषण ऐसा होता है। अब हर एम्प्लॉय को कहना होगा, दोस्त तुम बताओ साउथ में अभी वर्किंग पैटर्न क्या चल रहा है? बिहार में तो लिट्टी चोखा चल रहा है। अब कस्टमर
को मालूम है कि क्या गलत क्या सही, अब आप चालाकी नहीं कर सकते हैं। कंज्यूमर कोर्ट है, सब पढ़ लिया है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। लेट द बायर बी अवेयर और लेट द सेलर बी अवेयर हो चुका है। अब आप नहीं सीखेंगे तो पकड़े जाएंगे। अब आप ब्लैक मार्केटिंग करके तो दिखाएं, 10 साल कर लेंगे, 11वां साल तो भैया पकड़े जाएंगे। अब ऐसा नहीं है कि हर इंसान, हर एम्प्लॉय चेंज से भाग रहा है, लेकिन हाँ, जो स्किल पर काम नहीं कर रहे हैं, आज की इंडस्ट्री के रिक्वायरमेंट के साथ आगे नहीं बढ़ रहे हैं, फिर वो पीछे रह जा रहे हैं। और एक बात बता रही हूँ आपको, अगर आप पीछे रह जाते हैं ना, कोई पीछे पलट के देखेगा भी नहीं, वो बहुत आगे बढ़ जाएगा। अब ऑर्गेनाइजेशन में इतनी ज़्यादा एट्रिशन हो रही है। आपको कोविड का टाइम याद होगा, लोगों को हाफ सैलरी मिल रही थी, वर्कर्स की हालत इतनी बुरी थी, मजदूरों की तो खास करके, कि वो पैदल आ रहे थे 2-2 हज़ार किलोमीटर चल के पैदल। अब लोगों को हायर करना, फायर करना चुटकियों का खेल है। डर जायज है, लेकिन डर के आगे बदलाव है, जीत नहीं है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी तो फोकस किया जा रहा है। पहले R&D का कॉर्नर नहीं होता था, बहुत कम ऐसी कंपनियां हुआ करती थी जो कस्टमर सर्वे, कंज्यूमर सर्वे, ये वो सर्वे कर रही है, कि कंज्यूमर बिहेवियर की स्टडी हो रही है, बाइंग बिहेवियर की स्टडी हो रही है। अब सब होता है। नहीं सीखेंगे ना, ऑनलाइन परचेज, सेलिंग परचेज हो रहा है, फीडबैक का ऑप्शन है, लोग पढ़ ले रहे हैं, प्रोडक्ट तक जा नहीं रहे हैं। सोच लीजिए, पकड़े जाएंगे नहीं सीखेंगे तो। लेकिन हम सीखेंगे कैसे, जब माहौल सीखने वाला होगा कि नहीं। बच्चा अगर अपने घर में बड़ों को सुन रहा है कि एक दूसरे को गाली दिया जा रहा है, कोई पानी मांग दिया तो उसके साथ हाथापाई हो जा रहा है, तो बच्चा क्या बनेगा। जिस वर्किंग एनवायरनमेंट में आप काम कर रहे हैं, वहाँ सीखने वाले लोग ही नहीं है, भागने वाले लोग हैं, तो क्या चेंज, लर्निंग हो पाएगा। जब लर्निंग ही नहीं हो पाएगा तो हम चेंज के प्रति क्या करेंगे। अब तो लोग अपने आप को बदल रहे हैं। एक वक्त था, आप याद करेंगे, कि कुछ हमारे सोसाइटी में टैबू होते थे, कुछ चीज़ हम उसको पब्लिकली बोल भी नहीं पाते थे। आजकल हम लोग खुलेआम उस पर चर्चा कर रहे हैं। सेक्स एजुकेशन बेसिक सी बात हो गई है। पहले लव मैरिज जो है बहुत बड़ा पाप था, क्राइम था, अब आम हो गई है। हर घर में 4 नमूने मिल जाएंगे। जो वो हैं, प्यार करने वाले जीते हैं प्यार से, शान से, सॉरी। लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन जो है तभी हो पाएगा जब सिस्टम ओपन हो, हम रेडी हो जाएं एडेप्टेशन के लिए, सीखने के लिए रेडी हो जाएं। देखिए मेरे पीछे भी जो आपको कुछ आवाज़ आ रही होगी, ये लोग भी उसी के पार्ट है, ये सीख रहे हैं। लोहा ले लो, ये ले लो, वो ले लो, ये जो चल रहा है ये क्या है। कल ये किसी और तरीके से बोल रहे थे, आज किसी और तरीके से बोल रहे थे। मतलब ये चेंज को एडेप्ट कर रहे हैं, और इस बदलाव के लिए हम सबको रेडी होना होगा। चेंज बिफोर चेंज चेंजेस यू। अगर माहौल सही है, जहां ऑर्गेनाइजेशन में ओपन सिस्टम है, जा रहे हैं आराम से, बॉस के साथ गले लग रहे हैं, चाय पी रहे हैं, बॉस भी बोल रहा है सीख लेना, कुछ नया काम है, बहुत बहुत डिमांड है इसका। एम्प्लॉय भी खुश हो गया कि बॉस चाय भी दे दी और प्यार से बता दिए। बस चेंज का इंजेक्शन प्यार से लगाना है, ताकि इंजेक्शन भी लग जाए, एम्प्लॉय को पता भी ना लगे। जैसे बच्चे को दवा देना है तो हॉर्लिक्स में टेबलेट को कूट के भी दे देते हैं ना, वैसे ही नस नस में बातों को फैला देना है। बदलाव जरूरी है।
ऑर्गेनाइजेशन अगर क्लोज्ड सिस्टम की तरह वर्क करेगा, सब एक दूसरे से छिपा रहे हैं, सबको डर है, इसको बता देंगे तो ये तो हमसे आगे निकल जाएगा, अरे अरे इतना तेज एम्प्लॉय आया, इसको निकालो, इसको फंसाओ, इसको कोई चीज़ में करप्ट प्रैक्टिस में इसको फंसाओ, तो तेज लोगों को बर्दाश्त करना पड़ेगा, विरोध नहीं। सीखिए, ज्ञानी मिल गया तो पैर पकड़ लीजिए और सीखिए। जहाँ नॉलेज शेयरिंग होगा, जहाँ डिस्कशन होगा, इंटरव्यू है, बातें हैं, ब्रेन स्टॉर्मिंग हो रहा है, आइडियाज आए तो भाई अच्छा बुरा बाद में, पहले सब बोलो क्या चल रहा है तुम्हारे दिल दिमाग में। दिल दिमाग में जो चल रहा है पहले सामने बताओ, फिर ना होगा छटनी, या नहीं भी करेंगे, कोई भी बैड आइडिया को रिजेक्ट नहीं किया जाएगा, तो फिर एम्प्लॉय एकदम चौड़े होकर खुश होकर बताएंगे कि बदलाव तो हो रहा है बॉस, आप ही बदल जाते हैं तो अच्छा रहता। बोलिएगा नहीं आप लोग। एक मैंने आपको मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी ये स्लाइड दी हूँ, इसको मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो गया है, लेकिन अच्छा सुन ही ले तो फिर। जैसे ही मैनेजमेंट का थॉट आया हम लोगों के सामने, आपको मालूम है पहले प्री क्लासिकल कंट्रीब्यूटर रहे, फिर क्लासिकल थ्योरी आई, फिर नियो क्लासिकल, और अभी मॉडर्न अप्रोचेस चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जो प्री क्लासिकल क्लासिकल रहे या नियो क्लासिकल उस पर ऑर्गेनाइजेशन काम नहीं करती है। बहुत ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जो इन तीनों ही इवोल्यूशन को इस्तेमाल करती है, बहुत सारी थ्योरीज को अपने ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट करती है। थ्योरी से बेटर रहेगा मॉडल्स को। पूरा का पूरा लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम अप्रोच पर बेस्ड है, जो कहता है कि हम इंडिविजुअल नहीं हैं, ऑर्गेनाइजेशन एज ए होल हमें काम करना है। किसी इंडिविजुअल का ऑब्जेक्टिव क्या है मैटर नहीं करता है भाई। चलो ठीक है, तुम सीखो ना, हम एम्प्लॉयर है मान के चले, हम आपको सिखा रहे हैं, आपको एचआरडी में तो ट्रेनिंग डेवलपमेंट हो रहा है, करियर प्लानिंग कीजिए ना भाई। बड़ा ख्वाब तो कोई भी देख लेता है, होता ही है। रिक्शा चालक का बेटा बन गया आईएएस, ये तो आप सुनते ही हैं। आप इसे उल्टा करके देखें, मतलब आईएएस का बेटा बन गया रिक्शा चालक, ऐसा भी हो सकता है। मतलब ये है कि हर गरीब आदमी निकला है जॉब करने, उसका पूरा भविष्य है, ये आप समझ रहे हैं, उसको करियर प्लानिंग करना चाहिए, गुड है, तुम्हारे बात को मैं समझता हूँ। लेकिन भाई हम सब तो एक ही छत के नीचे हैं ना, तो जब मैं आपकी बातों को मान रही हूँ तो आपको मेरे बारे में तो सोचना पड़ेगा ना। एम्प्लॉई के लिए एम्प्लॉयर बहुत कुछ कर रहा है, तो एम्प्लॉयर फिर अपने समय में भागेगा क्या, उसको भी तो करना ही पड़ेगा उसके लिए। मतलब ऑर्गेनाइजेशन का गोल ही है मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट, मिनिमाइजिंग लॉसेस। इसको अपना धर्म मान के करना होगा, इसको यूटिलाइज करना होगा, इस कॉन्सेप्ट को समझना होगा कि सिस्टम अप्रोच इंडिविजुअल गोल प्लस ऑर्गेनाइजेशन गोल की बात करता है। सिस्टम अप्रोच बताता है कि पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम पर बेस्ड है, सभी डिपार्टमेंट, सभी लोग एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। ये हॉलिस्टिक व्यू पर चलता है, मतलब एवरीथिंग मैटर, सब मैटर करते हो भाई। अगर तुम सभी वर्कर हमारे लिए जरूरी हो तो हम लोग तुम्हारे लिए इतना कुछ करें तो तुम मेरे लिए इतना नहीं करोगे, ये तो गलत बात है ना। दोस्त जो है आपके बर्थडे पे केक काट दिया तो फिर उसके बर्थडे पे भी तो इंतजाम करना होगा ना, बुरा मान जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन में होता है, बॉस बुरा नहीं मानने चाहिए, नौकरी का भी तो जाने का खतरा है। ये जो हम सभी इंटरकनेक्टेड हैं, हम सिस्टम में काम कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि अपना अपना अकेले एकला चलो रे ये हो जाएगा कि मेरा अपना सपना है, अपना सपना मनी मनी। फिर बॉस भी बोलेगा अपना सपना हनी हनी,
मिल के काम करना है, भूल मत, गद्दारी नहीं। ये बताता है कि ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम अप्रोच बता रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन में जो भी काम हो रहा है वो रियलिस्टिक होना चाहिए, एक कमिटमेंट होना चाहिए एम्प्लॉय का एम्प्लॉयर के लिए, एम्प्लॉयर का एम्प्लॉय के लिए, और एम्प्लॉय एम्प्लॉयर का मैनेजमेंट के लिए। सिस्टम अप्रोच बात करता है ह्यूमन व्यू का, यही है ना न्यू क्लासिकल में हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट। हर वर्कर मनी के लिए नहीं मर रहा है, कुछ मर रहे हैं दोस्ती के लिए, इनफॉर्मल ग्रुप के लिए, कुछ मर रहे हैं इसलिए भी कि भाई बॉस काम, अरे भाई पैसे का तो रिश्ता है, आप हमको सैलरी देंगे, लेकिन ढंग से बात कीजिए ना सर, मेरे घर में कोई कुछ हो गया है घटना, 4 दिन का छुट्टी ही तो मांग रहे हैं। मनुष्य को, ह्यूमन को एसेट की तरह ट्रीट करना यह हर ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होता है। कई बार हम मजदूर को मजदूर की तरह ट्रीट करते हैं, कई बार हम मजदूर को एकदम भगवान की तरह, राजा महाराजा की तरह ट्रीट करते हैं। हर इंसान चाहता है उसके साथ अच्छा ट्रीटमेंट हो। मनुष्य जाति का इज्जत बना रहे, सब एक दूसरे के लिए पॉजिटिव रहें, यही तो वर्कर चाहता है। कौन चाहेगा गाली खाना? इस थ्योरी से आप सीख सकते हैं कि लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैनेजर सीख जाए तो काम चल जाएगा। उसके साथ आसपास आने वाले सभी जो जो उसके चपेट में है संस्था के, सबको सीखना होगा, तभी काम चलेगा, पूरा का पूरा ग्रुप सीखेगा। यही तो पीटर सेंज जो हैं, उनका 5th डिसिप्लिन, जो 5 कॉन्सेप्ट अभी हम पढ़ेंगे, वो सब यही है जो बातों को मैं बोल रही हूँ। ग्रुप लर्निंग की बात हो रही है। एक के सीखने से क्या होगा? एक तो हर जगह तेज मिल जाता है, क्लासरूम में भी एक बच्चा तो टीचर का हर बात को समझ जाएगा, लेकिन सब कैसे समझेगा? सबका साथ, सबका विकास, यही चलेगा अंत में। In spite of पॉपुलैरिटीज, इतनी पॉपुलैरिटी के बाद भी हर थ्योरी, कुछ भी हो जाए दुनिया में, जिसका नाम हो रहा है उसका विरोध होगा ही, कुछ तो बट्टा लगेगा ही। ऐसे आप खाली नहीं भाग सकते हैं, सिर्फ लड्डू हो जाए दोनों हाथों में नहीं होगा, बात तो उठेगी और दूर तक जाएगी। कुछ ये मानते हैं जिन्होंने निंदा की है, इसमें मैनेजर भी रहे, बड़े अच्छे अच्छे मैनेजमेंट के थिंकर भी रहे, उन्होंने कहा कि थ्योरी कंप्लीट दिख रही है पर कंप्लीट है नहीं। जो इनिशियल स्टेज में हम बातें कर रहे हैं, आपको मालूम ही है, सब खुलकर बातें करेंगे, एक साथ एनालिटिक्स होगा, हम लोग सब एक हैं, सिंगल सिस्टम, सोशल सिस्टम की बात कर रहे हैं। ये पूरे ऑर्गेनाइजेशन का पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं है, और कहा जा रहा है कि इस थ्योरी में जो बातें कही गई हैं उसका लंबा असर नहीं होगा। बोला ये जो हम एक साथ होने का दावा कर रहे हैं ना, ये डाइजेस्ट नहीं हो रहा है भाई। कैसे हो जाएगा एक साथ? जब कल्चर में डाइवर्सिफिकेशन है, वर्क फोर्स डाइवर्सिटी है, सब एक साथ हो जाएंगे क्या? परिवार में आप देखिएगा, लाख एक्टिंग कर लेंगे कि सब साथ हैं, लेकिन पकड़े तो जाते हैं। जैसे मुंह खुलेगा आप समझ जाइएगा कि किसका किससे क्या लफड़ा है। ऑर्गेनाइजेशन में भी 5 मिनट छोड़ दिया जाए ना तो सारे एम्प्लॉय एकदम धज्जियां उड़ा के रख देंगे बॉस की। ये है रियलिटी। इंटरकनेक्टेड तो है, तो इंटरकनेक्टेड होकर चुगली करेंगे, पर करेंगे तो जरूर चुगली। तो जिन लोगों ने मॉडर्न अप्रोच की निंदा की, उनका मानना था कि थ्योरी जो है ना अभी नए नए स्तर पे है, छोटा बच्चा है ये गेस्टेशन पीरियड में है, बच्चे का जन्म नहीं हुआ, इस पीरियड में बच्चा अभी गर्भ में आया है, बच्चा एकदम प्री मैच्योर है, समझ नहीं है, 8-9 महीने का बच्चा है, थोड़ा बड़ा भी हो गया मान के चलिए, लेकिन 8-9 महीने के बच्चे में बुद्धि क्या होगी? बोला जा रहा है कि थ्योरी लग रहा है डेवलप है, लेकिन ना, इसको अभी और फैलने की ज़रूरत है, क्लैरिटी नहीं है। फिर कुछ आएंगे महान लोग,
फिर मॉडर्न के बाद हम लोगों के पास और भी कुछ सुपर मॉडर्न अप्रोच आने वाले हैं, आएगा। थोड़ा दशक लगता है निंदा होते होते, फिर कुछ नया आ जाएगा। अब हम आ रहे हैं ठिकाने पे, लेकिन वीडियो हो गया है लॉन्ग। चलिए एक काम करती हूँ, कुछ नया कर देती हूँ, मैं इसको कंटिन्यू करती हूँ। 1 आवर का लेक्चर हो गया, अच्छी बात है कि आप लोग इसे सुने कहानी की तरह, लेकिन समझना है कि खुद पे बीत रहा है। वैसे माहौल है कंपटीशन का जनाब, टिकना है हमें दशकों तक। पीटर सेंज जिनकी बुक है 5th डिसिप्लिन, उसमें उन्होंने बहुत सारी बातों को लिखा है और उन्होंने कहा है कि मैंने भी अपनी गलतियों से सीखा है। पास्ट में जो गलती रही ना, पास्ट के रिलेशनशिप रहे, पास्ट का इवेंट रहा, अच्छा नहीं लगा हमको, वही सारी गलतियों से सीखकर आप लोगों के लिए सुनो 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 दुनिया वालों, पीटर सेंज की 5th डिसिप्लिन ये कह रही है कि लगभग 500 कंपनियों में 1/3 कंपनियां ऐसी रहीं, आधा से अधिक कंपनियां ऐसी हो गई जो फेल हो गई, जो लंबे समय सरवाइव नहीं कर पाई। कारण रहा कि वो सीख नहीं रही थी। दे आर नॉट इवन इन्वॉल्व इन द लर्निंग प्रोसेस। वो नहीं कह रहे थे आई एम स्टिल लर्निंग, वो विरोध करने वाले थे। लेकिन क्यों ऐसा हुआ कि कुछ कंपनियां 40-40 साल तक टिकी रह गई, और आप भी कुछ ऐसी कंपनियों को जानते होंगे। ये वही कंपनियां हैं जिन्होंने सीखा, और सीखा भी क्यों, कोई बड़ी बात नहीं है, सुनेंगे। लग रहा है आसान में, सीखना हार्ड है। जिंदगी निकलती है और जिंदगी भर तक ये कंपनियां चलती भी रहीं। तो पीटर सेंज ने कहा कि मेरे बुक को पढ़ो, द 5th डिसिप्लिन। ये 5 ही रास्ता रहा जिससे कंपनियों ने सीख लिया और लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन को पॉपुलर बना दिया पीटर सेंज ने। पीटर सेंज ने बताया कि कुछ कंपनियां दम तोड़ रही है, मर रही हैं अपनी करनी के कारण, क्योंकि वो सीख नहीं रही हैं। लेकिन कुछ है भैया ऐसे, तो कैसे, कुछ ऐसे हैं जो एकदम रेडी हैं, बदलेंगे खुद को हम, कर हर मैदान फतेह। ऐसा एटीट्यूड है उनके अंदर, और जिनमें ऐसा एटीट्यूड है वो कभी भी डिमिनिशिंग स्टेज पे नहीं जाएगी, वो खत्म नहीं होगी। उनका ग्रोथ हमेशा रहेगा, एक स्टेबिलिटी हमेशा रहेगी, वो एस्टैब्लिश्ड ग्रोथ में नजर आएंगे, बढ़ते रहेंगे वो। लेकिन यहाँ सिर्फ इंडिविजुअल के लर्निंग से काम नहीं चलेगा। और पीटर सेंज की थ्योरी उस समय पॉपुलर इसलिए भी हुई क्योंकि लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन जैसे कंसेप्ट को दुनिया में लाना, सभी के सामने लाना, वो एक सिस्टम साइंटिस्ट है जो पूरे सिस्टम की बात करते थे, अमेरिकन सिस्टम साइंटिस्ट। उनकी थ्योरी ने लोगों को चौंका दिया कि सच में ऑर्गेनाइजेशन को नीड होने लगी, जरूरत महसूस होने लगी कि सीखना पड़ेगा, नहीं तो मारे जाएंगे हम। डियर ऑल, सिर्फ इंडिविजुअल के सीखने की बात नहीं कर रहे हैं, यहां हमें कलेक्टिवली सीखना पड़ेगा। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन एक घर है, वही मंदिर है, वही मस्जिद है, वही गुरुद्वारा है, वही चर्च है। उन्होंने बताया कि मैं लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन, मैं पीटर सेंज आप लोगों के लिए ला रहा हूँ। मेरे बुक को पढ़ो 5th डिसिप्लिन, जो बोलता है कि पुराना मेथड से काम नहीं चलेगा, जो है उसको छोड़ो, क्वालिटी पर फोकस करो, गलतियों से सीख लो। जो तुम्हारे पास है वो सफिशिएंट नहीं है, तुमको टेक्नोलॉजी के साथ 2-2 हाथ करना होगा, और अंत में तुमको फोकस्ड रहना होगा लर्निंग की ओर। ये पहला उन्होंने 5th डिसिप्लिन में जो पहला डिसिप्लिन है वो है सिस्टम थिंकिंग, वही सिस्टम अप्रोच।
मैनेजर्स को, एम्प्लॉय को, वर्कर्स को, एम्प्लॉयर्स को ये समझना होगा कि सब एक दूसरे से जुड़े हैं, सब सिस्टम में चल रहे हैं, ये सब इंटरकनेक्टेड है। ऐसा नहीं अकेले अकेले, ये जॉइंट फैमिली सिस्टम है, न्यूक्लियर फैमिली की बात नहीं है, सब साथ है भाई। और उन्होंने कहा कि साथ आओ, साथ आओ, एक से काम नहीं चलेगा, एकला नहीं चलेगा। यहाँ सामूहिकता की बात की गई, साथ आने की बात की गई कि एम्प्लॉय भी सीखेगा, एम्प्लॉयर भी सीखेगा, और ऐसा नहीं कि एक एम्प्लॉय और एक एम्प्लॉयर सीखेगा, पूरे ग्रुप की लर्निंग की बात की उन्होंने। दूसरी बात उन्होंने की, दूसरा जो उनका डिसिप्लिन रहा, पर्सनल मास्टरी। उन्होंने कहा कि हर ऑर्गेनाइजेशन की ये कोशिश होनी चाहिए कि वर्कर को मोटिवेट करे कि तुम सीखो भाई, अपने स्किल एबिलिटी पे काम करो, नहीं तो जब बदलाव आएगा तो तुमको रोना पड़ जाएगा। जैसे मम्मी कहती है ना घर में, पापा कहते हैं ना, अभी पढ़ लो, नहीं तो बाद में ड्रामा मत करना कि कम नंबर आया, वरना इधर ही कूटेंगे और वहाँ जहाँ स्कूल में या कॉलेज में जा रहे हो वहाँ भी पीटेंगे, आकर 10 लाठी मारेंगे। उन्होंने कहा कि मैनेजमेंट तो ट्रेनिंग डेवलपमेंट प्रोग्राम करवा रही है, आपके पास तो आपको रिसोर्स मिल रहा है, अब आप वेस्ट मत कीजिए टाइम, पर्सनल मास्टरी कीजिए। हर आदमी को यहाँ पे मास्टर बनने की सलाह दी गई है, खुद पे काम करो। पहला काम है, अगर बदलाव चाहिए तो पहले खुद को तुम लर्निंग के प्रोसेस में डालो, और अगर जो सीखना सीख गया, जो सीखने लग गया, फिर उसको भागना नहीं पड़ेगा। सच बता रही हूँ, जिसके अंदर सीखने का जज्बा हो गया ना, फिर वो कहीं भागेगा नहीं। मेंटल मॉडल्स बड़ी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हम पहले से, वर्कर जितने भी लोग हैं वो पहले से बहुत सारे प्रीजुडिसेस को रखते हैं, एजम्पशंस को रखते हैं, बायसनेस को रखते हैं। नहीं, बॉस है तो खराब ही है। पीटर सेंज ने कहा कि भाई ये सब को हटाओ, काम की बात पर आओ। उन्होंने कहा कि ये जो पहले से दिमाग में तुमने मेंटल मैपिंग करके रखा है ना कि बॉस ऐसा ही होता है, इसको बदल डालो, यही तुम्हारे लर्निंग के प्रोसेस में बाधक है। तुम सीखो, तुम अपने मन में ये मत सोच के रखो कि यहाँ ऑर्गेनाइजेशन में बायसनेस है, बॉस ऐसा कर देंगे, बॉस वैसा हो गया ना। पीटर सेंज ने प्रमोट किया कि अगर आपके मन में पहले से कुछ डर्ट है, कचरा भरा हुआ है, पहले से आपने कुछ परसेप्शन बना के रखा है, तो आप सीखेंगे नहीं, आप कुछ बदलाव चाहेंगे नहीं, जो जैसा वैसे छोड़ देंगे। बड़ी अच्छी बात है। उन्होंने स्वच्छता पर बात की, साफ सफाई की बात, कचरा हटाओ ब्रेन का, रूमर्स मत फैलाओ, बना के मत रखो कोई विचारधारा, किसी से मिले नहीं। हम भी ये ऐसा करते हैं, हेलो इफेक्ट, किसी आदमी के एक कैरेक्टरिस्टिक से प्रभावित होके कि वो अच्छे से बात कर रहा है मतलब अच्छा ही होगा। बॉस एक बार रूड बात कर दिया तो बॉस गंदा है, बुरा है, उससे बड़ा कोई है ही नहीं, दरिंदा, ये नहीं मानना है। ये बाधक है, हम सीखेंगे नहीं क्योंकि मन में पहले से विचार हैं। तो सीखने के लिए आपको शून्यता पर आना होगा, 0 लेवल पे। हाँ भाई तुम बोल लो, अपने मन में जो जो है बोल लो, फिर हम सोचेंगे। और सीखने के स्टेज पे हम सोचना भूल जाते हैं। तो मन में जितनी व्याधि है, जितना भी लफड़ा है, जितने भी कॉन्स्टेंट है, हर्डल है, ऑब्स्टेकल है, हटाओ उसको, गोली मारो। कोई बायसनेस नहीं है, फेवरेटिज्म नहीं कर रहा है बॉस। तुम सीखो, तुम्हारे मन में जो पहले से ये डर है, अगर कुछ सामना हो गया तुम उसका जवाब देना, लेकिन सीखना जरूरी है। एक बात है, थ्योरी आई है, वो पॉपुलर भी होती है, उसके एडवांटेजेस हैं, प्रॉज कॉन्स भी हैं, लेकिन कहना पड़ेगा कि जिस एरा में अभी हम जी रहे हैं, लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन अद्भुत है। अभी तक बात आदमी इंडिविजुअल लर्निंग की कह रही है, लेकिन एक ऐसा आदमी आया जो कह रहा है कि ना,
जैसे इंसान सीख रहा है ऑर्गेनाइजेशन को सीखना है। हर दिन सीखो। ये बड़ी इमोशनल थ्योरी है। इस थ्योरी के प्रति मेरी सहानुभूति है। इन्होंने जो 5th डिसिप्लिन की बात की, और हर डिसिप्लिन यही कह रहा है कि खुद को मजबूत करो, सीखो। बिल्डिंग शेयर्ड विजन, बड़ी प्यारी बात है, बहुत सुंदर खूबसूरत बात। मेरा अपना पर्सनल एक सपना था कि मैं नौकरी करूंगा तो गाड़ी ले लूंगा। कंपनी का नुकसान हो जाए, कंपनी का काम ढंग से नहीं करूंगा, अपना सब करियर प्लानिंग सब हो जाए। पीटर सेंज ने कहा कि सिर्फ अपना सोचने से काम नहीं चलेगा। मेरा भाई है, बाकी सब तो कजिन है ना, बस अपने भाई का ध्यान रखेंगे। पीटर सेंज ने कहा, एम्प्लॉई हो एम्प्लॉयर हो, अपना सपना चलो ठीक है, साथ मिलकर ऑर्गेनाइजेशन आगे कैसे बढ़े उसके लिए विजन देखो। नजर तो वही है, वही आएंगे सपने, अच्छे बुरे खराब, अच्छे बुरे खराब, लेकिन नजरिया बदलो। बड़े लोगों में ये आदत होती है, वो अपना नहीं सोचते हैं, पहले दूसरों के लिए सोचते हैं। बड़ी धार्मिक बातें मुझे लग रही है ये। अद्भुत थ्योरी मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि चेंज मैनेजमेंट जैसे कॉम्प्लेक्स चीज़ों को आप अभी जो कहानी की तरह सुन रहे हैं, ये आज के वर्किंग इन्वायरमेंट की डिमांड है। गलत डिमांड कहाँ है? सीखने की तो हम बात कर रहे हैं। एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस को कितने अच्छे तरीके से उन्होंने इसे 5th डिसिप्लिन बता दिया, अनुशासन बता दिया। और ये सच में अनुशासन वाला लगेगा आपको पढ़ेंगे तो। आप तो मुझे लगता है मेरी बातों से समझ जाएंगे। थ्योरी खुद सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। इसे आप पढ़ेंगे, आप किसी भी उम्र में इस थ्योरी को पढ़ सकते हैं, लेकिन समझेंगे तभी जब आप समझना चाह रहे हो। हर दिन इस थ्योरी में आपको कुछ नया नज़रिया मिलेगा। अगर मेरा खुद का अपना इंडिविजुअल गोल है कि मुझे गाड़ी ले लेनी है, मुझे बेस्ट एम्प्लॉय अवार्ड ले लेना है, तो क्या ये सिर्फ ऐसे ही हो जाएगा? आपके बेस्ट एम्प्लॉय अवार्ड का ये भी मतलब है कि आपका ऑर्गेनाइजेशन भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तभी ना आपने अच्छा किया तो आप जज हुए। तो सिर्फ इंडिविजुअल गोल से नहीं चलेगा, या सिर्फ अपना फ़ायदा दूसरों का नुकसान कर दे, ये नहीं होगा। इसे कहते हैं कॉर्पोरेट लॉ की एक भाषा में, लॉ की भाषा में फ्रेज है अनजस्ट एनरिचमेंट। किसी के नुकसान पर अपना फ़ायदा नहीं ढूंढना है। ऑर्गेनाइजेशन हमारा हैप्पी फैमिली है। ये यूनिटरी अप्रोच है इंडस्ट्रियल रिलेशन का। सब हैप्पी फैमिली हैं। हार्ड है, लेकिन बहुत हद तक मुझे रियल भी लग रहा है। अगर हम लोग अपने सपने को साझा करेंगे, इंडिविजुअल का सपना और ऑर्गेनाइजेशन का सपना मिल जाएगा, तो कोई लड़ाई है क्या? साथ मिल के आगे बढ़ेंगे। अंत में आप बताइए ना, प्रॉफिट अगर ऑर्गेनाइजेशन का होगा तो उसी का ना असर हमारे सैलरी पर, हमारे बोनस पर, हमारे रिम्यूनरेशन पर, हमारे फ़ायदे पर होगा, हमारे फ्रिंज एडिशनल जितने बेनिफिट्स हैं उस पर होगा। अंत में जो 5वां अनुशासन है, टीम लर्निंग। एकदम प्यार से पीटर ने बता दिया कि सुन लो, ये निगेटिव बात नहीं है, सब साथ आओ। एक के सीखने से नहीं होगा, एक के सीखने से पहाड़ जो है नहीं चढ़ पाएंगे। चेंज बहुत बड़ा पहाड़ है, सब साथ में अटैक करेंगे, लड़ेंगे, तभी जीत पाएंगे। ये युद्ध जैसे हाल की बात हो रही है, सबको साथ आना होगा। लड़ लेंगे बाद में भाई, जब दिन अच्छा होगा। अभी तो बदलाव है ना, बदलाव आ रहा है ना। बड़ी क्यूट थ्योरी है, बहुत क्यूट थ्योरी है। टीम लर्निंग को उन्होंने प्रमोट किया और कहा कि खुले विचारों के साथ, अच्छे मन के साथ नहा लो, एकदम चुपचाप बैठ जाओ, सब आओ साथ में, एक साथ खाएंगे हम लोग लिट्टी चोखा, एक साथ खाएंगे पिज्ज़ा बर्गर। लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट करना हार्ड है, लेकिन अगर आप चाह ले तो फिर क्या हार्ड, सब आसान है।
कुछ कैपेबिलिटी होनी चाहिए जिससे ऑर्गेनाइजेशन में लर्निंग प्रमोट होता है। ये आपके पढ़ने के लिए छोड़ कर जा रही हूँ। नई आइडियाज को हमें लेना है। बैड अगर कुछ मेंटल मॉडल्स हैं, पुराने एजम्पशन हैं, प्रिजुडिस है, कुछ सेलेक्टिव परसेप्शन है किसी के खिलाफ बुरा, एक का लड़ाई हो गया तो उसका हर अच्छाई भी बुरा लगने लग जाए, हटाओ भाई, इसे हटाओ। ये सब नहीं चलेगा। और लर्न के प्रोसेस में, बस वीडियो का एंड होने वाला आप लोगों का, सुनेंगे ध्यान से। लर्निंग के प्रोसेस में अनलर्न इसका भाई है। जब आप कुछ सीख रहे हैं तो उसको अनलर्न भी करना होगा। कुछ सीखने के लिए जो पुराने मन में मेंटल मॉडल्स हैं उसको दिमाग से कचरा हटाना होगा, तभी तो जगह बनेगी। तो लर्न के साथ अनलर्न भी चलता है। जैसे हीलिंग कैसे होती है, जो हमारी पुरानी भूल है, पास्ट की मिस्टेक्स हैं, पुराने जो दुख दर्द मिले हैं, उस पे लेप लगाना होगा, सीखना होगा। क्यों सीखना होगा? ताकि मजबूती आए, हम रेडी हो पाए। अच्छा एक बात बताइए, कई लोग होते हैं ना लाइफ में बहुत जल्दी मूव ऑन नहीं कर पाते हैं। कोई गलती नहीं है, हम लोग साधारण लोग हैं। आपको अगर किसी प्यार में धोखा मिल गया, रिश्ते में धोखा मिल गया, आपके साथ काम करने वाला कलीग आपको धोखा दे दिया, वो आपको परेशान करता है, बुली करता है, आपके वर्क प्लेस का माहौल बड़ा टॉक्सिक है, जहां आप मन मार कर जा रहे हैं बस पैसा कमाने के लिए, सैलरी मिल जाए, घर चल जाए। एक समय ऐसा हो जाएगा कि आप में इतनी मैच्योरिटी आ जाएगी, 10 बार ठोकर लगेगा तो एक बार रास्ता नजर आ जाएगा कि नहीं, अब हमको संभल के रहना है। अपने पर्सनल स्पेस में, अपने सेल में किसी को आने ही नहीं देना है। नो एंट्री, इश्क दी गली विच नो एंट्री। तो बुरे से बुरे सपने को, बुरे से बुरे हादसे को लोग भूल जाते हैं। कोई ना कोई नया इंसान आपके जीवन में ऐसा आ जाएगा जो आपको हीलिंग की तरफ ले ही जाएगा। वो बताएगा नहीं आपको, आपका दुख है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। यही है, जिस बदलाव से हम घबरा रहे थे वो बदलाव अच्छा लगने लग जाएगा, लेकिन वक्त लगेगा। मैं बार बार कह रही हूँ, चेंज भी लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। बदलाव आसान लगता है क्या? आप अपने कमरे में बस एक गमले को हटा देना, कुछ डेकोरेटिव आइटम को हटा देना, लगेगा कितना खालीपन आ गया है। तो यहाँ है कि आपके काम करने का तरीका बदल रहा है, लगेगा। लेकिन एक समय जिस चीज़ पर हमें नाराज़गी होती है, ध्यान से, एक समय जिस चीज़ पर हमको नाराज़गी रहती है, वक्त जो है ना सबसे अच्छा मरहम लगाता है। मरहम पट्टी हो जाएगी, वो घाव दुखेगा नहीं। दाग रह भी जाएंगे ना तो दाग अच्छे हैं। यादें, बुरी यादें समाप्त हो जाती हैं। चेंज को लेकर जितनी इनसिक्योरिटी है ख़त्म हो जाती है। इस स्लाइड को आप लिख लेंगे, बड़ी इजी लैंग्वेज में है। अगर फिर भी लगता है कि मैडम बता ही दीजिए, तो एग्जामिनेशन बहुत नज़दीक है, हमको पढ़ना होगा। नेक्स्ट स्लाइड को भी मैं ऊपर कर दे रही हूँ। इजी बातें हैं, बहुत कुछ लिखने के लिए हैंड रिटन इसलिए नहीं लिखी हूँ या नहीं डाल रही थी, स्लाइड बनाने में वक्त लग गया कि आप सभी को समझ आ पाए, वरना कमेंट सेक्शन मुझे मालूम है भर जाएगा। हैंड राइटिंग इतनी अच्छी है कि आपको बहुत ज़्यादा समझ आ जाता है, इसीलिए मैंने अपने लिखने वाले नोट्स को नहीं डाला, स्लाइड में डाल दी हूँ। यहीं ख़त्म हो रहा है, पर ख़त्म इसलिए हो रहा है ना कि शुरुआत करनी है कुछ अच्छी। बदलाव की तरफ बढ़िए, बदलना ज़रूरी है और हर बदलाव ज़रूरी है। लर्निंग का अंतिम रिजल्ट बदलाव है। पीटर सेंज की ये जितने डिसिप्लिन, अनुशासन वो जो हमें पढ़ा रहे हैं, वो इसलिए पढ़ा रहे हैं कि चेंज से घबराए नहीं, रेडी रहें। अच्छा, आपके पास अगर आप लड़ने के लिए तैयार हैं, युद्ध के लिए तैयार हैं, आपके पास प्रॉपर मिसाइल है भाई, तो फिर आप घबराएंगे क्या? जब हमारे पास स्किल नहीं है तो टेक्नोलॉजी तो डराएगा ही ना। डरना नहीं है, बदलना है।